जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में। और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं उनके बारे में चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन पहले हम भाग 1 और 2 को क्लियर कर लें। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए 2 क्लासेज आपकी कंटिन्यू है, पॉलिटी और जियोग्राफी की। भारत का भूगोल और भारतीय संविधान की चर्चा चल रही है लेक्चर मेथड द्वारा, जहां सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और आपको पता होना चाहिए कि सुनने से हमें याद करने की क्षमता बढ़ती है। संघ एवं उनके राज्यों का क्षेत्रफल अगर हम पढ़ें तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या होता है, राज्यों का संघ होता है। वहीं अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। कोई पड़ोसी देश अगर अपना विलय भारत में करना चाहे तब हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वहाँ पे ये कार्य करेंगे कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। हम बात करते हैं संसद के कितने अंग होते हैं। जब हम संसद की बात कर रहे हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो भारत का राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। इनमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 कहता है कि साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। भारत के ही क्षेत्रफल में परिवर्तन अगर करना हो तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 4 की, भाग 1 का आखिरी अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आगे हम अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे उसमें ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 में इसको माना नहीं जाएगा। यानी कि सिर्फ इन्हीं प्रावधानों में चलेगा, वहाँ पे नहीं चलेगा। अब अनुच्छेद 368 में क्या है तो साथियों, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। संविधान को बदलने की प्रक्रिया है, उसमें चीज़ों को बदल के नई चीज़ों को डालना या किसी चीज़ को निकालना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये 2 प्रकार से होता है, एक तो विशेष संशोधन होता है और एक होता है विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होता है। इसमें साधारण संशोधन नहीं है, इसीलिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 368 में मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 साधारण संशोधन के द्वारा कार्य करते हैं और अनुच्छेद 368 जो है विशेष संशोधन या किसी राज्य के अनुमोदन पर होता है, विशेष या किसी राज्य के अनुमोदन पर होता है। तो ये भाग 1 था जिसमें हमने संघ एवं उनके राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। संसद के अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसको जाना। अब हम बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 2 के अनुच्छेदों की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास यानी कि उसका निवास स्थान भारत में ही हो। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से जो जुड़ी बातें हैं वो आपका अनुच्छेद 6 में हो जाता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित हो जाएगी, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान चला गया है, अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की जो भारतीय उद्भव हैं, ठीक है, की नागरिकता से संबंधित है। जो लोग विदेशों में रह के काम करते हैं या भारत कई सालों तक नहीं आते हैं अपने परिवार के साथ, तो वो क्या होता है कि वो आपका अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आ जाता है। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित होता है कि उनकी नागरिकता बरकरार रखी जाए या क्या करना है। अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता हम लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और ये बात हमने पहले भी कई बार बोला है और
यही स्वतः नागरिकता समाप्त होने वाली बात किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 9 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। इसमें नागरिकों के अधिकारों के बने रहने की बात की गई है कि उनके अधिकार बने रहें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, यह अनुच्छेद 10 कहता है। वहीं अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। यानी कि भारत में अगर आपको नागरिक बनना है तो भारतीय संविधान में जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से उनको फॉलो करते हुए आपको विश्व में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अनुच्छेद 11 में 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मतलब अनुच्छेद 11 में कितने प्रकार की नागरिकता है? 5 प्रकार की नागरिकता। यानी कि भारत में आप कितने प्रकार से नागरिक भारत के कहे जाएंगे, उनके प्रकारों की बात की गई है। तो भारत में नागरिकता एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और नागरिकता अगर आपके पास नहीं है तो आप भारत में रहकर ही क्या करेंगे, जब आपको भारत सरकार अपना मानती ही नहीं। अगर आप भारत के हैं तो आपके पास वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। वो 5 प्रकार की नागरिकता इस प्रकार हैं। पहला तो जन्म से है। जन्म से यानी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह अन्य से भारत का मतलब वो जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा। और ये जो संशोधन हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के द्वारा लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। वंश परंपरागत, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब दूसरी है आपकी वंश परंपरा। वंश परंपरा का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर या किसी अन्य देश में हुआ है तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता, दादा दादी, पितामह यानी कि उनके और भी पूर्वज, ठीक है, पितामह में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है भारत में जन्म लिया हो। ठीक है, भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन का मतलब होता है कि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग का अर्जन कर उसका विलय भारत में करने पर वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आपका और भी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे पंजीकरण हो गया। फिर देशीकरण। पंजीकरण क्या होता है? कोई विदेशी महिला जो भारत में किसी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हो या कर ली हो या कर चुकी हो तो वो पंजीकरण के माध्यम से अपना डाटा दे कि भाई हमने यहाँ पे विवाह किया है, इस प्रकार से आप हमें यहाँ की नागरिकता दें, यानी कि भारत का पुरुष हो और विदेश की महिला हो। ठीक है, तो उस महिला को नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में से एक भाषा का ज्ञान हो, यानी कि जो उसमें भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का उसको ज्ञान हो, संविधान की एकता अखंडता के प्रति उसका लगाव हो, तो देशीकरण के द्वारा भी यह आपको दिया जाता है। अब भाग 3 की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, भाग 3 हम आपको अलग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उसकी एक प्रस्तावना बना दें जिससे कि आपको अगली क्लास लेने में मज़ा आ जाए। हम बता दें कि भाग 3 जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक जाता है। इसका प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। किसका? भाग 3 में जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार का प्रावधान किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार आगे अगर हम बढ़ें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकारों का होना अति आवश्यक होता है और इसे ही क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 7 मूल अधिकार थे, परंतु उसे संशोधित करके इस समय 6 मूल अधिकार रखे गए हैं। ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, जिनमें अगर हम मूल अधिकारों के एक न्यायिक प्रक्रिया की बात करें या मूल अधिकार क्या होते हैं, तो मूल अधिकार एक प्रकार के न्यायिक प्रक्रिया होती है और ये वाद योग्य होता है, यानी कि इसमें किए गए किसी भी कार्य को आप अपील कर सकते हैं। मूल अधिकार 6 होते हैं। एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा
तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब अधिकार क्या होते हैं? आपके 6 मूल अधिकार होते हैं। इसे इस तरीके से हम जान सकते हैं, समता, स्वतंत्रता तथा शोषण और समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अधिकार की बात की जाती है। इसका ट्रिक हम अभी बता रहे थे आपको, समता, स्वतंत्रता तथा शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति का संवैधानिक उपचार होता है। अच्छा, संपत्ति का जो अधिकार होता है ना, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है। यानी कि अभी जो है समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति का संवैधानिक उपचार है, तो इसमें से जो आपके संपत्ति का अधिकार है, जो 7वां अनुच्छेद हम आपको बता रहे थे, उसे हटा दिया गया है। अब ये वर्तमान में अनुच्छेद 31 में दिखाई पड़ेगा। अनुच्छेद 31 जो था उसे हटा दिया गया है। अब ये आपका कानूनी कार्यक्रम बन गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसका उल्लेख है। पहले यह अनुच्छेद 31 में था, यानी कि जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, तो उसमें अनुच्छेद 31 आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए MPS हिंदी पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।